एक सुनहरा तीर संघनित। चू फैंग ने तुरंत गोली नहीं चलाई। इसके बजाय उसने तीर की नोक को नीचे किया और उसे धीरे से अपने सामने रखे राक्षसी स्पर्श विष में डुबो दिया। राक्षसी स्पर्श विष से दूषित हुआ सुनहरा तीर तुरंत ही एक शांत और बुरी आभा लेकर आया। हमला करने से पहले चू फैंग को फिर से अनिश्चितता महसूस हुई। क्या ये चीज सचमुच शीर्ष स्तर के एस्ट्रल बीस्ट को मार सकती है? हालांकि उसने अपने दिल में बुदबुदाया, चू फैंग ने फिर भी घाटी के तल पर 3 आंखों वाले जंगली शेर पर अपना तीर निशाना साधा। एक गहरी सांस। चू फैंग ने खुद को शांत किया। जैसे ही उसने अपनी पकड़ ढीली की, उसकी आंखों में चमक आ गई। अगले ही क्षण तुरंत ही एक सुनहरी ज्वाला आकाश में फैल गई। ये बहुत तेज था। इससे पहले कि 3 आंखों वाला जंगली शेर कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने उसे गोली मार दी। गर्जन। अचानक आकाश में एक दर्दनाक गर्जना गूंज उठी। सुनहरा तीर जंगली शेर के शरीर में बड़े ही सफाई से घुस गया। उसी समय चू फैंग के कानों में एक आवाज सुनाई दी। सफल क्रिटिकल हिट। उत्तम कवच प्रवेश। चू फैंग ने भौं उठाए। उसका भाग्य सचमुच अच्छा था। यह पहला तीर एक महत्वपूर्ण प्रहार था। हालांकि चू फैंग को नहीं पता था कि यह महत्वपूर्ण प्रहार क्या दर्शाता है। ये देखते हुए कि तीर जंगली शेर के शरीर में कितनी गहराई तक घुस गया था, शायद यह आसान नहीं था। अगले ही पल चू फैंग ने 3 आंखों वाले जंगली शेर के परिवर्तन को उत्सुकता से देखा। 3 आंखों वाला जंगली शेर दर्द से दहाड़ता रहा। जब राक्षसी स्पर्श विष उसके शरीर में घुसा तो उसे इतना दर्द हुआ कि वह चाहता था कि वह मर जाए। उसने अपने शरीर से चट्टान पर वार किया। दुर्भाग्य से यहाँ की चट्टान की परतें विशेष रूप से बढ़ाई गई लगती थीं। 3 आंखों वाले जंगली शेर ने चाहे जितना भी उन पर प्रहार किया हो, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। बेशक 3 आंखों वाला जंगली शेर वाकई एक बेहतरीन एस्ट्रल बीस्ट था। इसकी जीवन शक्ति भी भयानक रूप से दृढ़ थी। एक जहरीला तीर उसे सीधे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। बेशक चू फैंग पहले से ही बहुत संतुष्ट था। वह मुस्कुराया। प्रभाव बुरा नहीं है। हालांकि जैसे ही चू फैंग खुश महसूस कर रहा था, घाटी के तल पर 3 आंखों वाले जंगली शेर ने अपने सिर के ऊपर चू फैंग को खोज लिया। उसकी लाल आंखें अचानक ऊपर उठ गईं। चू फैंग का दिल कांप उठा। वह तुरंत अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो गया। एक बार यह आदमी उड़ गया तो यह निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व लड़ाई होगी। वह अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था। धमाका। जैसा कि चू फैंग ने अनुमान लगाया था, चू फैंग को खोजते ही 3 आंखों वाला जंगली शेर तुरंत गुस्से में आ गया। उसने अचानक अपने 4 शक्तिशाली खुरों को पटक दिया और उसका पूरा शरीर रॉकेट की तरह आसमान में उठ गया। चू फैंग की अभिव्यक्ति तुरंत हरी हो गई। अरे, वह बूढ़ा मुझसे सचमुच झूठ बोल रहा था। मुझे पता था, ऐसी पारदर्शी घाटी एक शिखर स्तर के एस्ट्रल बीस्ट को कैसे रोक सकती है। बूढ़े कमीने, तुमने मुझे धोखा दिया। हालांकि जैसे ही चू फैंग ने अपने दिल में ओल्ड पोर्टर के पूर्वजों को कोसा, नीचे 3 आंखों वाला जंगली शेर, जो गुस्से में आसमान में चढ़ गया था, ऐसा लगा जैसे किसी चीज से टकरा गया हो और एक जोरदार धमाका हुआ हो। 3 आंखों वाला जंगली शेर अचेत होकर घाटी की तलहटी में गिर गया। चू फैंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मुझे लगता है कि यह वह धूसर धुंध है। चू फैंग स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जिस क्षण 3 आंखों वाला जंगली शेर फटा, उसके सिर के ऊपर तैरती पतली ग्रे धुंध अचानक स्टील की तरह सख्त हो गई। 3 आंखों वाले जंगली शेर की ताकत के बावजूद भी वह इसे हिला नहीं सका। ऐसा लग रहा था मानो किसी प्राकृतिक अवरोध ने 3 आंखों वाले जंगली शेर को घाटी के निचले हिस्से तक सीमित कर दिया हो। चू फैंग की आंखें चमक उठी। ओह, मैं समझ गया। मैंने वास्तव में उस बूढ़े कमीने को गलती से दोषी ठहराया। ये बड़ा आदमी सचमुच यहां तक नहीं उठ सकता। हाँ, चू फैंग ने तुरंत राहत की सांस ली। इसका मतलब ये भी था कि वह ऊपर से 3 आंखों वाले जंगली शेर पर हमला कर सकता था, लेकिन 3 आंखों वाला जंगली शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वह भाग भी नहीं सकता था। एकदम सही डिजाइन। चू फैंग ने भावुक होकर आह भरी। उस समय जिस व्यक्ति ने इस स्टार्टिंग ग्राउंड को डिजाइन किया था, उसने वास्तव में बहुत मेहनत की थी। बेशक, हालांकि वह आहें भर रहा था, चू फैंग ने जो करना बंद नहीं किया। एक और सुनहरा तीर निकला और 3 आंखों वाले जंगली शेर के शरीर में घुस गया। चू फैंग ने कभी भी एक तीर से शीर्ष स्तर के एस्ट्रल जानवर को मारने की योजना नहीं बनाई थी। राक्षसी स्पर्श विष की थोड़ी मात्रा के साथ, जिससे तीर का अग्रभाग दूषित हो गया था, यदि वह 0.1 ग्राम होता तो उसे अच्छा माना जाता। यदि वह एक उच्च स्तरीय एस्ट्रल बीस्ट को मारना चाहता था तो 1 ग्राम डेमोनिक टच वेनम भी पर्याप्त नहीं होगा।
बेशक गोल्डन हंटर धनुष की विनाशकारी शक्ति के साथ 1 ग्राम डेमोनिक टच वेनम लगभग पर्याप्त था। इस प्रकार चू फैंग चिंतित नहीं था। 3 आंखों वाले जंगली शेर की ओर एक के बाद एक सुनहरे तीर छोड़े गए। घाटी के नीचे की जगह बहुत सनकरी थी। 3 आंखों वाला जंगली शेर चाहे तो भी बच नहीं सकता था। वह केवल निष्क्रिय रूप से ही बच सकता था। जल्द ही उसे एक साही पर गोली मार दी गई। एकत्रित राक्षसी स्पर्श विष तुरंत 3 आंखों वाले जंगली शेर की मृत्यु की इच्छा बन गया। एक दर्दनाक दहाड़ के साथ 3 आंखों वाले जंगली शेर की विशाल आकृति जमीन पर गिर गई और प्रकाश की एक गेंद में बदल गई। उसी समय चू फैंग के कानों में एक सुखद सूचना गूंजी। पीक एस्ट्रल बीस्ट 1 को मार दिया। एस्ट्रल बीस्ट सोल 30,000 प्राप्त किया। चू फैंग के लिए यह आवाज बेहद सुखद थी। केवल 10 मिनट में उसने बिना किसी प्रयास के 30,000 एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं प्राप्त कर ली। यह उसकी पूरे दिन की कड़ी मेहनत से प्राप्त लाभ के बराबर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह एक स्थिर आय थी। यदि वह यहाँ 24 घंटे रहे तो वह बिना कुछ किए ही 360,000 कमा लेगा। केवल 1 महीने में वह 10 मिलियन एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं को इकट्ठा करने में सक्षम होगा। वह अमीर था। यह सचमुच आसमान से गिरने वाली पाई थी। बेशक चू फैंग स्वाभाविक रूप से हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकता था। उसे बाहर जाकर खजाने की दुकानों की खोज करनी थी, है ना? अन्यथा यदि उसके पास अनगिनत धन हो और वह उसे खर्च न कर सके तो ये सब बेकार होगा। ओह, मैं अंततः आश्वस्त हूँ, चू फैंग ने खुद से कहा। फिलहाल उसके मन में कोई और विचार नहीं था। उसने यहाँ रहकर पहले कुछ एस्ट्रल बीस्ट सोल्स जमा करने की योजना बनाई। अन्यथा भले ही उसे खजाने की दुकान मिल जाए, लेकिन अगर उसके पास पर्याप्त मात्रा में एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं नहीं होंगी तो ये बर्बादी होगी। ठीक वैसे ही चू फैंग वहीं पर पैर मोड़कर बैठ गया। चून की 3 आंखों वाला जंगली शेर अभी तक पुनर्जीवित नहीं हुआ था, इसलिए इस समय का लाभ उठाकर खेती करना बुरा विचार नहीं था। उनकी 10,000 गुना सूक्ष्म शक्ति त्वरण व्यर्थ नहीं जा सकता था। इस अवधि के दौरान वह कुछ छोटी सुनहरी फलियां जमा करना जारी रखेगा। चाहे वह 9वीं कक्षा का आध्यात्मिक निवास स्थापित कर सके या नहीं, वह सबसे पहले अपने डेंटियन में अराजक ब्रह्मांड को भरेगा। चू फैंग के लिए यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना था। सरल किंतु संतुष्टिदायक। इसी तरह अनजाने में 2 घंटे बीत गए। घाटी के नीचे से 3 आंखों वाले जंगली शेर की दहाड़ फिर से आई। चू फैंग, जो साधना में गहन रूप से व्यस्त था, शोरगुल से जाग गया। उसका चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। कमीने, मर जा। बोलते बोलते वह उठ भी नहीं सका। वह बैठा रहा और गोलियां चलाने लगा। शानदार सुनहरे तीर निकले और 3 आंखों वाले जंगली शेर पर सटीक निशाना साधा। इस बार 3 आंखों वाला जंगली शेर 3 मिनट भी नहीं टिक पाया, इससे पहले कि वह चू फैंग के क्रोध के कारण राख में बदल गया। उसने अन्य 30,000 एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं प्राप्त कर ली थीं। अचानक चू फैंग को एक एहसास हुआ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एस्ट्रल बीस्ट सोल को पाना इतना कठिन नहीं है? चू फैंग झुंझलाहट से मुस्कुराया। ठीक इसी तरह जब तक एक नया 3 आंखों वाला जंगली शेर पैदा होता, चू फैंग उसे कुछ ही समय में खत्म कर देता। उन्होंने आसानी से हजारों की संख्या में एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं प्राप्त कर ली। शेष समय में चू फैंग को इधर उधर भागने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने सीधे छोटे सुनहरे फलियों की खेती की और उन्हें संघनित किया। 3 दिनों तक चू फैंग के लिए परेशानी पैदा न करना दुर्लभ था। उसने आज्ञाकारी रूप से इस छोटे से क्षेत्र में खेती और शिकार किया। ओह, उसने अचानक अपनी आंखें खोली। चू फैंग ने लापरवाही से कुछ तीर छोड़े और 3 आंखों वाले जंगली शेर को मार डाला जो अभी अभी पैदा हुआ था। वह उगकर जमीन पर बैठ गया। इस तरह का अपरिवर्तनीय जीवन वास्तव में उबाऊ था। पहले तो वह बहुत उत्साहित हुआ जब उसने देखा कि उसके खाते में हजारों की संख्या में एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसा लगा जैसे कुछ भी नहीं है। चू फैंग कभी भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अकेलेपन को सहन कर सके। वह ऐसे दिनों के लिए तरसता था जब वह तलवार चला सके और दूसरों से लड़ सके। भले ही उसे ब्लेड की धार पर नाचना पड़े और उससे खून चाटना पड़े, चू फैंग को इसकी परवाह नहीं थी। अन्यथा उनके लिए 1 वर्ष से कम समय में अपनी वर्तमान उपलब्धियां हासिल करना असंभव था। इन 3 दिनों में चू फैंग ने एक सरल गणना की। उसने पहले ही 10 लाख से अधिक एस्ट्रल बीस्ट आत्माएं प्राप्त कर ली थी। चू फैंग के लिए यह निश्चित रूप से थोड़े समय के लिए पर्याप्त था। यहां तक कि अगर उसे कुछ खजाने की दुकानें भी मिल जाती, तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। बस इतना ही काफी था।
काफी देर तक अटके रहने के बाद चू फैंग ने बाहर जाकर देखने की योजना बनाई। स्टार्टिंग ग्राउंड में अनगिनत अफसर थे। वह मिशन की खातिर हमेशा के लिए यहाँ फंसा नहीं रह सकता था। वैसे भी ये समतल बिंदु भाग नहीं सकता था। धीरे धीरे चू फैंग ने अपना मन बना लिया। हालांकि जैसे ही चू फैंग आगे बढ़ने की योजना बना रहा था, अचानक उसने अपनी भौहें उठाई और ऊपर देखा। उसके सिर के ऊपर पहाड़ की चोटी से बातचीत की आवाज आ रही थी। कोई यहाँ है। चू फैंग का दिल अचानक कांप उठा। क्या ये हो सकता है कि वे भी छिपे हुए निर्देशांक के लिए यहाँ है? चू फैंग की अभिव्यक्ति तुरंत काली पड़ गई। ये छिपा हुआ समतल बिंदु उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। वह इसे खो नहीं सकता था। एक बार जब ये खबर उजागर हो गई और अनगिनत विशेषज्ञ इस पर अपनी नजर डालने लगे, तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। हर कोई उस खजाने वाली भूमि से मोहित हो जाएगा जो हर दिन सैकड़ों हजारों एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं का उत्पादन करती है। सौभाग्य से शायद यह उस समय शाही दरबार द्वारा योजना बनाई गई थी। ये स्थान अत्यंत गुप्त था। इसके अलावा इस पर एक विशेष ग्रे कोहरा छाया हुआ था, जो जीवन के सभी उतार चढ़ावों को छिपा रहा था। यदि किसी को सटीक निर्देशांक नहीं पता था, तो सटीक स्थान ढूंढना दिवास्वप्न देखने से अलग नहीं था। लेकिन उन दोनों को क्या हुआ? क्या वे वहां गलती से पहुंच गए? घने जंगल में चू फैंग अपने सिर के ऊपर दो लोगों को कुछ चर्चा करते हुए सुन सकता था। हालांकि धुंध और जंगल के एकांत के कारण चू फैंग ये सुनने में असमर्थ था कि वे दोनों क्या चर्चा कर रहे थे। उसने अपने आप को शांत किया। चू फैंग ने शांति से विश्लेषण किया। ऐसा लगता है कि आवाजें फिलहाल यहां आने का इरादा नहीं रखती। शायद वे सच में गलती से यहां आ गई हैं। हालांकि चू फैंग के ये शब्द कहने के तुरंत बाद आवाजें धीरे धीरे पास आती दिखीं। चू फैंग आलोचना करने से खुद को रोक नहीं सका। अरे, मेरा अपशकुन लगभग योगिनी के बराबर पहुंच गया है। काय करते, ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही दूसरे पक्ष को यहाँ छिपे शिकार स्थल का रहस्य पता न हो, फिर भी उन्होंने कुछ गड़बड़ अवश्य खोज ली होगी। लेकिन अब, हालांकि घने जंगल के कोहरे ने शिकार स्थल को पूरी तरह से छिपा दिया था, अगर दूसरा पक्ष वास्तव में इंच इंच जांच करता, तो उसे खोजने का अभी भी एक मौका था। चू फैंग निश्चित रूप से अपने हाथों में अंतहीन खजाने को उजागर नहीं होने देगा। चू फैंग के लिए ये छिपा हुआ शिकार स्थल ही उसका जीवन था। कोई तरीका सोचो उन दोनों को मार डालने का। चू फैंग की आंखों में एक भयंकर चमक दिखाई दी। शुरुआती दौर में, जब तक वे साथी नहीं थे, वे दुश्मन थे। हर कोई उन्हें मार सकता था। हालांकि घने कोहरे की वजह से चू फैंग को यह नहीं पता था कि उसके सामने खड़े दो लोग कौन हैं। वह उनकी ताकत भी नहीं जानता था। अगर वह जल्दबाजी में भाग जाता, तो क्या वह खुद को उसके दरवाजे पर नहीं भेज देता, अगर आने वाला व्यक्ति कोई दिव्य भगवान विशेषज्ञ होता? चू फैंग तुरंत दुविधा में पड़ गया। क्या दूसरे पक्ष का पहले पता लगाने का कोई तरीका था? केवल स्वयं को और शत्रु को जानने से ही कोई सैकड़ों लड़ाइयां जीत सकता है। हालांकि इस समय, जबकि ग्रे धुंध ने चू फैंग को छिपा लिया था, चू फैंग अपने दुश्मन को महसूस करने में असमर्थ था। जैसे ही चू फैंग चिंतित महसूस कर रहा था, अचानक कुछ भी नहीं करने वाला छोटा एल्फ चू फैंग की दृष्टि में आया। ये सही है। क्या तुम अब भी मेरे पास नहीं हो? आह, मास्टर। योगिनी भ्रमित दिख रही थी। चू फैंग बेहद उत्साहित था। ये छोटी सी बच्ची नियमों से पैदा हुई थी। दूसरे लोग उसे देख ही नहीं सकते थे। क्या वह सबसे अच्छी स्काउट नहीं थी? चू फैंग को लगा कि आशा है। उसने जल्दी से पूछा, छोटे दोस्त, मुझे बाहर जाकर जांच करने में मदद करो। जो लोग आए थे उनकी शक्ल, ताकत, आभा और दिशा रिकॉर्ड करो। जानकारी वापस मेरे पास लाओ। योगिनी ने पलक झपकाई। मास्टर, इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके नए मार्गदर्शक के रूप में मैं अपना दृष्टिकोण आपके साथ साझा कर सकता हूँ। चू फैंग अवाक था। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं बताया? योगिनी ने तथ्यात्मक ढंग से उत्तर दिया। मास्टर जी, आपने पूछा नहीं। चू फैंग के पास कहने को कुछ नहीं था। उस छोटे से योगिनी को सबक सिखाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तो जल्दी से जाकर जांच करो। मेरी जिंदगी अब तुमसे बंधी है। छोटी सी परी मधुर मुस्कान से मुस्कुराई। ठीक है, गुरुजी। लेकिन मैं मास्टर से बहुत दूर नहीं जा सकता, नहीं तो नियम मुझे वापस ले लेंगे। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कुछ पता लगा सकता हूँ। चू फैंग ने भौं उठाई। क्या वास्तव में दूरी का प्रतिबंध था? हालांकि इस समय वे दोनों उसके ऊपर थे। वे बहुत दूर नहीं थे। ये पर्याप्त होना चाहिए, है ना? चू फैंग केवल इसके लिए तत्पर था। जैसे ही छोटी एल्फ धीरे धीरे घने कोहरे से बाहर उड़ी, चू फैंग की दृष्टि स्पष्ट हो गई।
स्पष्टतः योगिनी ने पहले ही संवेदी साझाकरण सक्रिय कर दिया था। आवाजों की दिशा का अनुसरण करते हुए योगिनी तेजी से पास पहुंची। जल्द ही चू फैंग के विशन में 2 उम्मीदवार सामने आए। जैसे कि उसे अभी भी लग रहा था कि छवि पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं थी, छोटा एल्फ खुलेआम उन दोनों की ओर उड़ चला। ये देखकर चू फैंग घबरा गया, लेकिन उन दोनों को कुछ भी पता नहीं था। यद्यपि छोटा एल्फ पहले से ही उनके चेहरे के करीब था, फिर भी उन दोनों को कुछ भी गलत नहीं लगा। वह उन दोनों के इर्द गिर्द दिलचस्पी से नाचने भी लगी। उसने एक ध्वनि संदेश भेजा, गुरुजी, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, है ना? छोटी एल्फ की उत्सुक आवाज सुनकर चू फैंग उस पर ध्यान देने के मूड में नहीं था। इसका कारण यह था कि चू फैंग ने पहले से ही आए लोगों को पहचान लिया था। जैसी कि उम्मीद थी, वे भी तीसरी दुनिया के योद्धा थे और वे पुराने दोस्त थे। डेमोडाउन पैलेस के संरक्षक यिन शेंग। चू फैंग ने तुरंत उस लंबे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पहचान लिया। क्या ये वही आदमी नहीं था जिसके बेटे को उसने मार डाला था और जो उसे परेशान करता रहता था? अतीत में एक साधारण महान देवता की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली रही होगी। हालांकि वर्तमान चू फैंग के लिए ये कुछ भी नहीं था। वह यहाँ क्या कर रहा है? चू फैंग ने भौं उठाई। उसने बगल की ओर देखा। वहां एक और भी ताकतवर विशेषज्ञ खड़ा था। उसके बगल में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो काले लिबादे में लिपटा हुआ था। उसकी भयावह निगाहें उसके आसपास के माहौल पर नजर रख रही थी। उसके हाथ में एक खजाना था जो एक कंपास की तरह घूम रहा था, मानो वह किसी चीज को खोज रहा हो। मास्टर मोकांग, क्या आप निश्चित हैं कि यही वह स्थान है? चू फैंग को आश्चर्य हुआ कि यिन शेंग ने वास्तव में पूछने की पहल की। इसके अलावा, उसके शब्दों के अर्थ से वे वास्तव में कुछ खोज रहे थे। उसके बगल में मास्टर मोकांग नामक बूढ़े व्यक्ति ने केवल यिन शेंग को ठंडी नजर से देखा। क्या तुम्हें मेरे 7 सितारा कंपास पर विश्वास नहीं है? डांट खाने के बाद भी यिन शेंग ने कोई असंतोष दिखाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह क्षमा मांगते हुए मुस्कुराता रहा। नहीं, नहीं, नहीं। डेमोनडॉन पैलेस में हर कोई आपकी क्षमता जानता है, मास्टर मोकांग। मैं असभ्य था, कृपया जारी रखें। तब यिन शेंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। आह, अगर उस कमीने चू फैंग ने महामहिम एरक्यू की योजनाओं को बर्बाद नहीं किया होता, तो हमें अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। 10 लाख सूक्ष्म आत्मा की शिकायत। महामहिम एरक्यू के निर्देशों को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अगर हम अलग भी हो जाएं, तो भी हम उन्हें 1 महीने से कम समय में इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने इस पर अपना सारा समय बर्बाद कर दिया है। कुछ देर रुकने के बाद यिन शेंग और भी अधिक असंतुष्ट दिखाई देने लगा और उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। मैंने सुना है कि इस शुरुआती मैदान में अनगिनत अवसर हैं। हर जगह खजाने हैं। यहां तक कि उन एस्ट्रल बीस्ट्स की आत्माएं भी अच्छी चीजें हैं। लेकिन हमारा क्या? न केवल हमें स्टार्टिंग ग्राउंड से कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि हमें मुफ्त में काम भी करना पड़ा। अपने शब्दों से सावधान रहो। उसके बगल में मास्टर मोकांग ने अचानक यिन शेंग की शिकायत रोक दी और उसकी ओर ठंडी नजर से देखा। महामहिम एरक्यू के बारे में उनकी पीठ पीछे बात कर रहे हो? अगर तुम मरना चाहते हो, तो मुझे अपने साथ मत घसीटो। यदि आप बकवास करना जारी रखते हैं, तो मैं आपके विश्वासघाती शब्दों की रिपोर्ट महामहिम को कर दूंगा। यिन शेंग का स्वर जम गया और वो जल्दी से चाटुकार की मुस्कान में बदल गया। मत करो, मास्टर मोकांग, मैं तुमसे सिर्फ इसलिए कुछ कह रहा हूं क्योंकि हम दोनों पैलेस मास्टर क्यू के लिए काम कर रहे हैं। अगर मेरे जैसे छोटे मोटे लोग ही ऐसे काम करते हैं तो कोई बात नहीं। मुझे नहीं पता कि महल क्या सोच रहा है। मास्टर मोकोंग जैसे व्यक्ति को भी महामहिम एरक्यू की बात माननी पड़ती है। इधर उधर भागने के बाद कोई लाभ नहीं होगा। ये सुनकर मानो उसने काले वस्त्रधारी बूढ़े आदमी के दिल की बात कह दी हो, उस आदमी का स्वर नर्म पड़ गया और वह खर्राटे लेने लगा। किसने उससे कहा था कि उसे एक अच्छा पिता मिले? मुझे नहीं पता कि उस अथाह दानव सम्राट ने महल के मालिकों को मनाने के लिए क्या कीमत चुकाई। खोए हुए महाद्वीप की इस यात्रा पर दानव महल के सभी योद्धाओं को दानव पुत्र एरक्यू के आदेशों का पालन करना होगा, भले ही हमें मरना पड़े। ये देखा जा सकता था कि काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी महल से आए इस आदेश से बहुत नाराज था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल आहें भर सकता था। भूल जाओ, भूल जाओ। भविष्य में इस तरह की गपशप न करना ही बेहतर है। मुसीबत मोल लेना आसान है। मैंने इसे पहले ही ढूंढ लिया है। यहाँ कई शक्तिशाली उच्च श्रेणी के एस्ट्रल जानवर मर गए होंगे। एस्ट्रल स्पिरिट की शिकायतें हवा में फैल जाना बहुत पर्याप्त है। उन्हें इकट्ठा करने के बाद जल्दी से चले जाओ। ये सुनकर यिन शेंग ने सिर हिलाया।
लेकिन अचानक उसने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। मास्टर मोकान, आपने अभी कहा कि हाल ही में यहाँ कई उच्च स्तरीय एस्ट्रल जानवर मर गए हैं? काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। क्या हुआ? एक एस्ट्रल बीस्ट के मरने के बाद ही उसके आक्रोश का कुछ अंश समाप्त हो सकता है। यहाँ आक्रोश बहुत ज्यादा है। मुझे डर है कि कम से कम दर्जनों उच्च श्रेणी के एस्ट्रल बीस्ट मर चुके हैं, है ना? यिन शेंग अचानक उत्साहित हो गया। क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ कुछ अवसर छिपे हुए हैं? अन्यथा इतने सारे उच्च श्रेणी के एस्ट्रल जानवर यहाँ क्यों मरते? यिन शेंग के शब्दों ने मास्टर मोकान का ध्यान आकर्षित किया। ये समझ आता है, इससे पहले जब वे यात्रा करते थे तो उन्हें केवल 1 दर्जन उच्च स्तरीय जानवर जनरलों का सामना करना पड़ा था। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद उन एस्ट्रल जानवरों द्वारा उत्सर्जित आक्रोश शायद इस जगह का 10वां हिस्सा भी नहीं था। इससे यह देखा जा सकता था कि कितने उच्च कोटि के सूक्ष्म जंतु यहां मरे थे। यहां तक कि अत्यंत शक्तिशाली शीर्ष स्तरीय पशु सेनापति भी हो सकते हैं। एक शीर्ष स्तरीय जानवर जनरल को मारने का अवसर, बोलते समय काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी हिचकिचाया। क्या हम दोनों यहाँ कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में नहीं हैं? अगर यह वाकई ऐसी जगह है जहां एक शीर्ष स्तर के जानवर जनरल को दफनाया जा सकता है, तो मुझे 100% भरोसा नहीं है। यिन शेंग हार नहीं मानना चाहता था और जल्दी से बोला, मास्टर मोकान, आप एक महान देवता है। हम वे बेवकूफ सूक्ष्म जानवर नहीं है। शायद हम कोई सुरक्षित रास्ता खोज सकें। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि यहाँ किस तरह का अवसर है। ये बहुत सरल हो सकता है। नहीं, काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। छोटे शेंग, मुझे पता है कि तुम अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हो और उस चू फैंग से बदला लेना चाहते हो। हालांकि तुम्हें अपनी सीमाएं जाननी होंगी। यहाँ बहुत ज्यादा सूक्ष्म आत्मा की शिकायत है, इतनी ज्यादा कि किसी का भी दिल दहल जाए। यदि उन्हें शीर्ष स्तर के जानवर जनरलों में परिवर्तित कर दिया जाए तो उनमें से कम दर्जनों मर चुके होंगे। मुझे तो ये भी लगता है कि जब तक हम यहाँ रहेंगे और धीरे धीरे इसे आत्मसात करेंगे, हम शायद कुछ महीनों में महामहिम एयरक्यू द्वारा आयोजित मिशन को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे। ये कल्पना करना कठिन है कि यहाँ किस प्रकार की राक्षसी हत्याएं हुई हैं। ये जगह ऐसी नहीं है जिसे हम दोनों चाह सकें। कुछ देर रुकने के बाद काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने आगे कहा, बेशक, इस बार मिशन सौंपने के बाद हम 3 से 5 दोस्तों को बुलाएंगे और साथ मिलकर खोज करेंगे। यह ज्यादा सुरक्षित है। क्या दिव्य भगवान की भागीदारी के बिना लाभ हमारे बीच विभाजित नहीं होंगे? काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनकर यिन शेंग धीरे धीरे शांत हो गया। वो सचमुच थोड़ा चिंतित था। वो जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था और अपने बेटे का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने कोई भी खतरा उठाने का साहस किया। हालांकि उसके सामने खड़ा ये बूढ़ा व्यक्ति अपने जीवन को बहुत महत्व देता था और स्पष्ट रूप से जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यदि वो स्वयं पर निर्भर होता तो ये जोखिम नहीं बल्कि आत्महत्या होती। वो केवल इस बूढ़े की सेवा करना जारी रख सकता था और निर्देशांक नोट कर सकता था। वो भविष्य में फिर आएगा। यिन शेंग का दिमाग तेजी से चलने लगा। हालांकि वो आज्ञाकारी बना रहा और बार बार सिर हिलाता रहा। उसने एक विशेष जैड बोतल भी निकाली और चट्टान के किनारे तक दौड़ा। उसने विलुप्त हो रही एस्ट्रल स्पिरिट की शिकायत को अवशोषित करना शुरू कर दिया। ये दृश्य देखकर चू फैंग का दिल उथल पुथल हो गया। वो बहुत देर तक शांत नहीं रह सका। अभी अभी हुई उनकी बातचीत से उन्होंने बहुत सारे रहस्य और खबरें उजागर की थीं। उसने फिर से दानवपुत्र एयरक्यू के बारे में खबर सुनी। इसके अलावा यह उम्मीद की जा सकती है कि यह अथाह युवराज गुप्त रूप से फिर से कुछ साजिश रच रहा है। क्या उसने अपनी योजना बर्बाद कर दी थी? क्या वो उस प्रभु परमेश्वर के बचे हुए शरीर की बात कर रहा था? इसके अलावा चू फैंग को कुछ और नहीं सूझा जो वो एबिस राजकुमार से ले सकता था। इसके अलावा क्या ये दोनों वास्तव में दानवपुत्र एयरक्यू के निर्देश पर एस्ट्रल स्पिरिट की शिकायत नामक कुछ इकट्ठा करने के लिए थे? वह क्या था? चू फैंग संदेह से भर गया। वो खुद को रोक नहीं सका और धीरे से पूछा, छोटे दोस्त, क्या तुम सूक्ष्म आत्मा की शिकायत जानते हो? छोटा अल्फ लगातार यिन शेंग और दूसरे आदमी के चारों ओर नाच रहा था। वो एक वास्तविक समय मॉनिटर की तरह अपना काम कर रही थी। चू फैंग की मानसिक आवाज सुनकर उसने जल्दी से जवाब दिया, मुझे पता है। क्या सूक्ष्म आत्मा की शिकायत सूक्ष्म जानवरों की मृत्यु के बाद उत्पन्न कचरा नहीं है? आमतौर पर सूक्ष्म जानवर जितना मजबूत होता है, उसकी मृत्यु के बाद उतनी ही मजबूत नाराजगी पैदा होती है। लेकिन आमतौर पर कहा जाए तो ऐसी चीजें समय के साथ अपने आप ही खत्म हो जाती हैं।
बस इसलिए कि मास्टर ने थोड़े समय में दर्जनों 3 आंखों वाले जंगली शेरों को मार डाला है। यहाँ जमा हुई सूक्ष्म आत्मा की शिकायत बहुत बड़ी है, ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। चू फैंग को अचानक एहसास हुआ, उसे समझ में आ गया कि उन दोनों ने उसे कैसे ढूंढ लिया। दानव पुत्र एरक्यू के आदेश के तहत उन्होंने तथाकथित सूक्ष्म आत्मा की शिकायत के लिए हर जगह खोज की और अनजाने में उसके प्रति आकर्षित हो गए। इसलिए इन दो लोगों को यहाँ सूक्ष्म आत्मा की शिकायत के लिए होना चाहिए, न कि इसलिए कि वे छिपे हुए शिकार स्थल को जानते थे। हालांकि चू फैंग ये बता सकता था कि उसके सामने के अजीब दृश्य ने संभवतः उनका ध्यान आकर्षित किया था। चू फैंग लगातार सोचता रहा। अचानक वो पूछे बिना न रह सका, छोटे दोस्त, सूक्ष्म आत्मा की शिकायत का क्या फायदा है? चू फैंग जानना चाहता था कि दानव पुत्र एरक्यू बिना किसी कारण के इन चीजों को क्यों इकट्ठा कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि इसके लिए काफी बड़ी राशि की आवश्यकता थी। योगिनी ने अपना सिर झुकाया। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं। तथाकथित एस्ट्रल स्पिरिट की शिकायत में कोई ऊर्जा नहीं है, ये बेकार है। यह एस्ट्रल बीस्ट के मरने से पहले की बुरी मंशा का एक छोटा सा अंश मात्र है। छोटे अल्फ की व्याख्या सुनकर चू फैंग ने भौहें सिकोड़ ली। दानव पुत्र एरक्यू जानबूझकर सूक्ष्म आत्मा की शिकायत क्यों एकत्र कर रहा था? दानव पुत्र एरक्यू के काम करने के तरीके को देखते हुए उसके लिए बेकार चीजें करना असंभव था। अचानक छोटे योगिनी को कुछ सूझा और उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मेरी धारणा में मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि शाही दरबार में कुछ बेहद शक्तिशाली दुष्ट लोग कैद थे। अतीत में शाही दरबार के स्वामी उन्हें पोषित करने के लिए इस तरह की सूक्ष्म आत्मा की शिकायत का उपयोग करना पसंद करते थे। हालांकि ये बहुत पहले की बात है। अब मुझे लगता है कि वे दुष्ट लोग शायद बहुत पहले ही मर चुके होंगे, है ना? ये सुनकर चू फैंग ने अचानक अपनी भौहें उठाईं। छोटी सी परी नियमों का अवतार थी। उसे जो याद था वो शायद वही था जो एक बार स्टार्टिंग ग्राउंड में हुआ था। यहां तक कि छोटे अल्फ ने भी कहा कि यह बहुत बहुत समय पहले की बात है। क्या ये प्राचीन समय में स्टारलाइट भगवान राजवंश के प्रमुख वर्ष हो सकते हैं? ये वास्तव में बहुत समय पहले की बात होगी। हालांकि किस दुष्ट अस्तित्व को शाही न्यायालय द्वारा दिव्य महाद्वीप में कैद किया जाएगा? क्या उन्हें सीधे मारना आसान नहीं होगा? अचानक चू फैंग के सामने कई रहस्य प्रकट हुए। हालांकि वो बहुत कम जानता था, वो उन्हें सुझाने में असमर्थ था। चू फैंग ने उसके बाल सहलाए। अब वो केवल इतना जानता था कि दानव पुत्र एरक्यू सूक्ष्म आत्मा की शिकायत को इकट्ठा करके कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा होगा। तो क्या मुझे उस आदमी के लिए फिर से परेशानी खड़ी करनी चाहिए? चू फैंग ने अचानक अपनी भौहें उठाईं। वो थोड़ा उत्साहित था। वो जितना संभव हो सके उतना नष्ट कर देगा। चू फैंग ने हमेशा यही रवैया अपनाया था, अपने प्रतिद्वंद्वी के अवसर को नष्ट करना खुद अवसर प्राप्त करने से 10,000 गुना ज्यादा रोमांचक था। इसके अलावा उन दोनों को पहले से ही इस जगह पर संदेह था। यदि वे वापस जाएं और अपने मित्रों को बुलाएं तथा उनके साथ अन्वेषण करने के लिए कुछ विशेषज्ञों को खोजें, तो छिपे हुए शिकार स्थल का वास्तव में पता चल सकता है। ये कुछ ऐसा था जिसकी चू फैंग कभी अनुमति नहीं देगा। तो अगर मैं उन दोनों को पूरी तरह से यहां रख सकूं, एक ओर इससे इस स्थान का रहस्य किसी से छिपाया जा सकता था, दूसरी ओर वो दानव पुत्र एरक्यू के कुछ पंजे और दांत भी उखाड़ सकता था, जिससे उसकी कोई भी योजना आसानी से सफल नहीं हो पाती। एक तीर से दो निशाने। चू फैंग की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। हालांकि चू फैंग के सामने अभी भी एक बड़ी समस्या थी। बाकी सब बातें एक तरफ रखते हुए पहला प्रश्न बहुत परेशान करने वाला था। चू फैंग को चिंता थी कि उन दोनों के पास मां बच्चे के उपकरण के समान एक संचार उपकरण हो सकता है। छोटे अल्फ से उसे पता चला कि स्टार्टिंग ग्राउंड में सभी बाहरी संचार खजानों की मनाही थी। दूसरे शब्दों में, तीसरी दुनिया से ये दोनों लोग जो संचार उपकरण लाए थे, वे सब लोहे के कबाड़ के ढेर थे। हालांकि वे दोनों खजाने की दुकान में भी प्रवेश कर सकते थे और शुरुआती मैदान में संचार खजाना प्राप्त कर सकते थे। यह नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं था। अगर इन दोनों के पास संचार खजाने होते तो भले ही वो उन्हें मार देता, ये बेकार होता। हालांकि इस समय उन दोनों को इस तरह से जाने देना भी एक जोखिम था। चू फैंग दुविधा में था, जब तक कि वो इन दोनों को तुरंत मार न सके, लेकिन ये तो और भी असंभव था। यिन शेन का तो जिक्र ही मत करो। चू फैंग उसे आसानी से मार सकता था, जो कि एक साधारण महान देवता था। लेकिन मुख्य बात यह थी कि उसके बगल में खड़ा काले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में एक उच्च स्तरीय महान ईश्वर था। अब तक चू फैंग आसानी से कुछ उच्च स्तरीय जानवर जनरलों को मार सकता है जो शीर्ष स्तर के महान देवताओं के बराबर है,
और उनकी ताकत कुछ शीर्ष स्तर के महान देवताओं के बराबर होनी चाहिए, है ना? लेकिन उसने पहले कभी इस तरह से अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं किया था। अंत में यह अभी भी अज्ञात था कि कौन जीतेगा। उसे तुरंत मारना तो दूर की बात थी, यह अवास्तविक था। तो काश मुझे पता होता कि क्या इन दो लोगों के पास संचार के खजाने हैं। चू फैंग ने मन ही मन बुदबुदाया। अगले ही क्षण नन्हे अल्फ ने अचानक एक आवाज भेजी, मास्टर, उनके पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। चू फैंग ने अपने होंठ दबा लिए। क्या वे मूर्ख हैं? क्या उन्हें खजाने ले जाने चाहिए? क्या उनके पास कोई भंडारण खजाना नहीं है? यह अजीब होगा अगर आप उन्हें अंदर देख सकें। छोटा योगिनी जवाब देने से खुद को रोक नहीं सका। मास्टर, आप मुझे कम आंकते हैं। उनके पास कोई नहीं है। यह मत भूलो कि मैं नियमों का अवतार हूं। हालांकि एक नौसिखिया गाइड के रूप में मेरे कई अधिकार सील कर दिए गए हैं, फिर भी यह समझना बेहद आसान है कि उम्मीदवार के पास शुरुआती मैदान से कोई खजाना है या नहीं। उदाहरण के लिए, काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के हाथ में कंपास शुरुआती मैदान में एक अपेक्षाकृत कीमती दुर्लभ खजाना है। अगर इसे खजाने की दुकान में रखा जाए तो इसकी कीमत कम से कम 4 अंकों के सोने के सिक्कों के बराबर होगी। ये शब्द सुनकर चू फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आप सचमुच इसे महसूस कर सकते हैं? योगिनी ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। बेशक, नए गाइड झूठ नहीं बोल सकते। इसके अलावा, क्या आपको सचमुच लगता है कि माँ बच्चे के संचार साधन जैसा खजाना पाना इतना आसान है? आप पहले से ही भाग्यशाली थे कि आपको प्राइमोर्डियल केस मदर चाइल्ड इंस्ट्रूमेंट का सामना करना पड़ा। इस तरह के गैर युद्ध प्रकार के खजाने वास्तव में शायद ही कभी पैदा होते हैं। चू फैंग ने उसकी बाकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो केवल इतना जानता था कि इन दोनों लोगों के पास संचार खजाना नहीं था, जिसका मतलब था कि वे समय पर दानव पुत्र एरक्यू से संपर्क नहीं कर सकते थे। वो सरल है। चू फैंग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। ऐसी स्थिति में एकमात्र समस्या यही बची थी कि उन दोनों को हमेशा के लिए यहीं कैसे दफना दिया जाए। चू फैंग कहना चाहता था, चिंता मत करो, मैं ऐसी चीजों से परिचित हूं। बेशक, इसमें भी एक कठिनाई थी। शीर्ष स्तर के महान देवता को मारना इतना आसान नहीं था, खास तौर पर चू फैंग खुद, जो शायद उसी स्तर का था। इसके अलावा दूसरे दिव्य शरीर के साथ विलय के बाद एक समय सीमा थी। वो लंबे समय तक लड़ नहीं सका। इसका मतलब ये था कि चू फैंग को कम से कम समय में अपने समान ताकत वाले प्रतिद्वंद्वी को मारना था। यह मारने के लिए था, हराने के लिए नहीं। उसे ये सुनिश्चित करना था कि दूसरा पक्ष भाग न सके। अन्यथा दूसरा पक्ष निश्चित रूप से यह अनुमान लगाने में सक्षम होगा कि यहाँ कोई रहस्य छिपा हुआ है। अंतर एक खाई जैसा था। यदि वो सावधान न रहा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार चू फैंग ज्यादा सावधान नहीं रह सका। एक गहरी सांस। चू फैंग ने खुद को पूरी तरह शांत रहने के लिए मजबूर किया। इससे उसे सही चुनाव करने में मदद मिली। उसके हाथ में सुनहरे धनुष को देखते हुए चू फैंग की आंखें अचानक चमक उठी। उसने मन ही मन बुदबुदाया, शायद मुझे अभी भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। चू फैंग के मन में पहले से ही कुछ धुंधले विचार थे। अब दुश्मन खुले में था और वो अंधेरे में था। क्या ये छिपकर हमला करने का सही मौका नहीं था? ठीक वैसे ही जैसे जब वो पहले राक्षसों को मार रहा था तो वो अंधेरे में छिप गया और तीर चलाया। अगर वह भाग्यशाली रहा तो वह उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साधेगा और काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को मार देगा, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके। यह एकदम सही होगा। बेशक, चू फैंग को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इस प्रकार की विधि से सर्वोच्च स्तर के महान देवता को मारने की आशा करना अवास्तविक था। यदि वास्तव में कोई और रास्ता नहीं था तो ये पर्याप्त होगा कि वो गोल्डन हंटर धनुष का उपयोग करके शक्तिशाली राक्षसी स्पर्श विष से सना हुआ तीर काले वस्त्र वाले बूढ़े आदमी के शरीर में भेज दे। चू फैंग ने देखा था कि राक्षसी स्पर्श विष कितना शक्तिशाली था। जब तक काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति पर राक्षसी स्पर्श विष का संक्रमण रहेगा, उसकी ताकत निश्चित रूप से बहुत प्रभावित होगी। बाद में उसके साथ आमने सामने की लड़ाई में वो निश्चित रूप से ऊपरी हाथ रखेगा। जल्द ही चू फैंग के दिमाग में एक लगभग सही चुपके हमले की योजना धीरे धीरे सामने आई। चू फैंग कभी भी एक धर्मी व्यक्ति नहीं था। जब तक वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता था तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे करने की वो हिम्मत न करता। विजेता सब कुछ ले जाता है। योजना बनाकर काम करने से बाकी काम बहुत आसान हो गया। उन्होंने छोटे से अल्फ को अपने पास रहने दिया और उसे सबसे उत्तम निरीक्षण चौकी के रूप में कार्य करने दिया। चू फैंग ने धीरे से अपना सुनहरा धनुष खींचा। धीरे धीरे एक सुंदर सुनहरा तीर आकार लेने लगा।
चू फैंग ने तीर निकाल लिया और तीर का सिरा राक्षसी स्पर्श विष में पागलों की तरह हिलने लगा। इस बार यह उस समय से अलग था जब वह राक्षसों को मार रहा था। इस बार चू फैंग पूरे तीर के राक्षसी स्पर्श विष से ढक जाने का इंतजार नहीं कर सका। जितना अधिक राक्षसी स्पर्श विष काले वस्त्रधारी बूढ़े आदमी पर आक्रमण करेगा, उतना ही आसान चू फैंग आगामी लड़ाई में होगा। सब कुछ तैयार था। चू फैंग की आंखों से अचानक एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। बिना किसी अनावश्यक हरकत या हत्या के इरादे के चू फैंग ने अपना लंबा धनुष उठाया और काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के सिर के ऊपर निशाना साधा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अचानक अपनी उंगलियां छोड़ दी। वूश! एक घातक तीर, एक भयावह विषैले सांप की तरह धूसर धुंध को चीरता हुआ चुपचाप काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की ओर बढ़ा। जैसा कि एक अत्यंत कीमती दुर्लभ खजाने से अपेक्षा की जाती है, गोल्डन हंटर धनुष से छोड़ा गया तीर गति, शक्ति और छिपने की दृष्टि से लगभग परिपूर्ण था। इसके अलावा चू फैंग, जो स्वभाव से सतर्क था, ने तुरंत अपना धनुष खींचा और परिणाम देखे बिना ही दूसरा तीर चला दिया। ये बहुत तेज था, वहां कोई अंतराल नहीं था, तीर पर तीर छूटे। उनके निशाने पर कुछ ही दूरी पर खड़े काले वस्त्रधारी लोग थे। समय कम होने के कारण पीछे के तीरों को राक्षसी स्पर्श विष को छूने का भी समय नहीं मिला। हालांकि गोल्डन हंटर धनुष की शक्ति ही उसे मारने के लिए पर्याप्त थी। हुश हुश हुश! क्षण भर में दर्जनों तीर निकले, जिनकी पूंछों से धमाके भी निकले। उस पल में चट्टान पर मौजूद दो लोग अभी भी अनजान थे। येन शेंग आकाश में एस्ट्रल स्पिरिट की शिकायत को इकट्ठा करने के लिए अपने हाथ में जैड बोतल का उपयोग करता रहा। उसके बगल में काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी चट्टान के किनारे पर पैर मोड़कर बैठा था और झपकी लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर रहा था। उसके सामने 7 बड़े तारों से घिरा एक प्राचीन कंपास धीरे धीरे तैर रहा था, मानो वो अभी भी किसी चीज की जांच कर रहा हो। इस अनमोल 7 सितारा कंपास पर भरोसा करके ही वे दोनों इस घने वर्षा वन में शक्तिशाली सूक्ष्म जानवरों की मृत्यु के बाद लगातार सूक्ष्म आत्मा की शिकायत की खोज कर सके। दानव सोन एयर क्यू के सभी अधीनस्थों में से भी वे सबसे कुशल थे। दानव सोन एयर क्यू को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन जैसे ही काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी खोज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, अचानक कंपास ने उसे चेतावनी दी। तुरंत ही एक चमकदार तारा प्रकाश फूट पड़ा। ये देखकर काले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति हैरान रह गया। दुश्मन का हमला! अगले ही क्षण उसने अचानक ऊपर देखा और एक सुनहरी रोशनी ऊपर आती देखी। यह इतनी तेज थी कि वो समय पर चल भी नहीं सका। तीर की नोक पर काली रोशनी किसी जहरीले सांप के भयंकर विषदंतों की तरह टिमटिमा रही थी। कोई विकल्प नहीं था। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने सामने लगे 7 सितारा कंपास को सक्रिय कर सका। अचानक एक चमकीला तारा कंपास से बाहर निकलकर काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। तभी काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को थोड़ी राहत महसूस हुई। हालांकि ऊपर से आती हुई सुनहरी रोशनी मानो अपना ही दिमाग चला रही थी। वो अचानक हवा में घूम गई। लगभग एक ही क्षण में सुनहरी रोशनी कंपास तारे के किनारे से गुजर गई। बेशक ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। किसी समय तीर की कठोर नोक का आधे से अधिक भाग कट चुका था तथा राक्षसी स्पर्श विष का आधे से अधिक भाग नष्ट हो चुका था। फिर भी तीर का बचा हुआ छोटा हिस्सा काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की ओर मजबूती से जा लगा। उस पल में काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। वो बच नहीं सका। वो केवल अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं से बचने की पूरी कोशिश कर सकता था। उफ! एक तीखी आवाज आए। सुनहरा तीर काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के दाहिने कंधे में घुस गया। तुरंत ही खून बहने लगा। तीव्र दर्द के कारण काले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति दर्द से चिल्लाने लगा। धिक्कार है! तीर का सिरा जहरीला है। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपना नुकसान कम करने के लिए अपने दाहिने कंधे पर मौजूद सारा मांस बाहर निकालना चाहा, ताकि जहर का फैलाव रोका जा सके। लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, उसे अचानक एहसास हुआ कि आकाश दर्जनों सुनहरी रोशनियों से भरा हुआ था। अच्छा नहीं है। काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का दिल कांप उठा। केवल एक ही तीर ने उसे भेद दिया था। इतने सारे तीरों की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा क्योंकि वो तैयार नहीं था, वो सबसे कमजोर स्थिति में था जब उसकी पुरानी ताकत समाप्त हो चुकी थी और उसे अभी भी ठीक होना बाकी था। वो केवल पागलों की तरह 7 सितारा कंपास को सक्रिय करना जारी रख सकता था। अपनी जान बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। सौभाग्यवश 7 स्टार कंपास ने उन्हें निराश नहीं किया।
जैसे ही काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की अंतहीन शक्ति कंपास में प्रवाहित हुई, बड़े तारे एक के बाद एक चमकने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे घने तारों की रोशनी ने एक विशाल जाल बना लिया हो और तुरंत ही सुनहरे तीरों को अपने घेरे में ले लिया हो। एक बार तारों के प्रकाश के जाल में फंस जाने पर सुनहरे तीर घड़े में बंद सांप की तरह हो जाएंगे और कोई परेशानी पैदा करने में असमर्थ हो जाएंगे। बेशक अभी भी कुछ सुनहरे तीर बचे थे जो फुर्ती से तारों की रोशनी के जाल को चकमा देकर काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की ओर बढ़ते रहे। लानत है, लानत है, लानत है, मुझ पर घात लगाकर किसने हमला किया? काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी पागलों की तरह दहाड़ने लगा। उसने उन दो सुनहरे तीरों की ओर देखा जो अभी भी उस पर आक्रमण कर रहे थे। उन्होंने अपने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं से बचने की पूरी कोशिश की और अपने नुकसान को तुरंत कम करने के लिए पहले से ही दृढ़ संकल्प थे। उफ उफ, दो और तीखी आवाजें सुनाई दी। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर दो और खूनी छेद दिखाई दिए तथा उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। हालांकि इस बार काले कपड़े पहने बूढ़े की आंखों में खुशी की झलक थी। वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। ये तो बहुत करीब था, इनमें जहर नहीं मिलाया गया है, अन्यथा वो शायद दुश्मन को देखने से पहले ही यही मर जाता। क्या शानदार धनुष और बाण है, मेरा 7 सितारा कंपास भी इसे पूरी तरह से रोक नहीं सकता। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को भय का एहसास होने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसके पीछे से सुनहरे तीरों ने फिर हमला कर दिया। लानत है, तुम फिर से आ गए। चट्टान के नीचे छिपा हुआ ये हमलावर घिनौना है, मुझे तुम्हें पकड़ने मत देना, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। फिर भी काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से अभी अभी थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अपनी सांस संभाल ली थी। सावधान रहने के बाद अकेले ये तीर उसे डरा नहीं सकते थे। बैंग बैंग बैंग, 7 सितारा कंपास, जो अपनी पूरी ताकत के साथ सक्रिय था, ने वास्तव में अपनी शक्ति प्रदर्शित की। बड़े बड़े तारे हवा में फैल गए। अंत में वे सभी बाल्टियों के आकार के हो गए। बस एक आसान से झटके से उन्होंने सभी सुनहरे तीरों को बहा दिया। काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने राहत की सांस ली। उसने अचानक चट्टान की ओर देखा और दहाड़ते हुए बोला, तुम कौन हो? मुझ पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बाहर आओ और मर जाओ। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी सचमुच क्रोधित था। यद्यपि उसका जीवन खतरे में नहीं था, परंतु पहले तीर की नोक पर एक अज्ञात विष लगा हुआ था जो वास्तव में बहुत घातक था। एक ही क्षण में यह उसके पूरे शरीर में भर गया। सौभाग्य से ये बहुत ज्यादा नहीं था। उन्होंने इसे दबाने के लिए कुछ प्रयास किए। हालांकि इस तरह से उसकी ताकत निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी और वो लंबे समय तक अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर पाएगा। ये शुरुआत में ही काफी खतरनाक था, क्योंकि हर जगह खतरा छिपा हुआ था। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी उससे घृणा कैसे न करता। वो फिर से दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। बाहर आओ, मैंने पहले ही तीरों की दिशा तय कर ली है। अगर तुम बाहर आने को तैयार नहीं हो तो मैं नीचे जाकर ही तुम्हें ढूंढ सकता हूं। काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने कहा। बेशक उसने जल्दबाजी में नीचे जाने की हिम्मत नहीं की। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चट्टान के नीचे क्या खतरा है। क्या होगा अगर वो दुश्मन के जाल में फंस गया? बेशक इससे वो दूसरे पक्ष को धोखा देने से नहीं रुका। चू फैंग, जो चट्टान के नीचे था, वह भी नहीं चाहता था कि काले कपड़े पहने बूढ़ा आदमी नीचे भागे। क्या होगा अगर उसे छिपे हुए शिकार स्थल का पता चल गया? इसलिए चू फैंग ने बस काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की आवाज का अनुसरण किया। उसके पीछे आकाश के धधकते पंख अचानक फड़फड़ाए और उसका पूरा शरीर तीर की तरह आसमान में उड़ गया। बेशक काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को भ्रमित करने के लिए चू फैंग ने चट्टान के नीचे से अचानक नीचे गिरने से पहले जानबूझकर कई बार चक्कर लगाया। धमाका! एक खूबसूरत आकृति चुपचाप चट्टान के ऊपर तैर रही थी। उसकी उदासीन आंखें जमीन पर पड़े दो लोगों पर घूम रही थीं। तुम ही थे जिसने अभी मुझ पर घात लगाकर हमला किया था? काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। चू फैंग ने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की वर्तमान स्थिति पर एक नजर डाली और अपना सिर हिला दिया। कितनी अफसोस की बात है, मैं वास्तव में सीधे आपकी जान नहीं ले सकता था। जैसा कि एक शीर्ष स्तरीय महान ईश्वर से अपेक्षा की जाती है, आप वास्तव में काफी सतर्क हैं। इस समय यिन शेंग, जो काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के पास काम रहा था, अचानक ये परिचित आवाज सुनकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। चू फैंग, ये वास्तव में तुम हो? चू फैंग ने देखा कि यिन शेंग के चेहरे पर डर का भाव था। एक फीकी मुस्कान, हम फिर मिलेंगे, गाजियन यिन शेंग।
इस बारे में बोलते हुए, आपका परिवार और मैं वास्तव में भाग्यशाली हैं। उस समय तुम्हारा बेटा मेरा लगातार पीछा कर रहा था, लेकिन मैंने उसे मार डाला। अब उसके पिता के रूप में क्या तुम अपने बेटे के रास्ते पर चलना चाहते हो? जब यिन शेंग ने चू फैंग को अपने बेटे का जिक्र करते सुना तो उसका गुस्सा तुरंत बढ़ गया। जिस दुश्मन ने उसके बेटे को मारा था वो उसके सामने ही था, वो उसे कैसे जाने दे सकता था? हालांकि वर्तमान चू फैंग ने उसे एक अत्यंत रहस्यमयी एहसास दिया। वो उसके अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। अभी अभी मिले अत्यंत शक्तिशाली तीरों के साथ यिन शेंग बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं था। हालांकि जब उसने अपने बगल में खड़े समान रूप से उग्र काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति पर नजर डाली तो यिन शेंग अचानक प्रसन्न हो गया। उसने चू फैंग की ओर इशारा किया और चिल्लाया, मास्टर मोकोंग। चू फैंग? वो चू फैंग है, वो व्यक्ति जिसके बारे में महामहिम एयरक्यू बात कर रहे थे। उसके पास वो है जो महामहिम एयरक्यू को चाहिए। जैसे ही यिन शेंग ने बात की वो अचानक बहुत खुश हो गया। उनकी धारणा में चू फैंग केवल एक साधारण महान देवता था, वो उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। भले ही इस अवधि के दौरान उसने सुधार किया हो, लेकिन उसके लिए मास्टर मोकांग का मुकाबला करना निश्चित रूप से असंभव था। चू फैंग, तुम बेवकूफ हो। मास्टर मोकांग ने तुम्हें सच में धोखा दिया है। अगर तुम अभी चट्टान के नीचे छिपे होते तो हम नीचे जाकर तुम्हें खोजने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन जब से तुम खुद भागकर ऊपर आए हो तुम मौत को दावत दे रहे हो। जैसे ही वो बोल रहा था यिन शेंग ने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को फिर से उकसाना शुरू कर दिया। मास्टर मोकान, उसे मारना बहुत बड़ा पुण्य होगा। महामहिम हमें जरूर भारी इनाम देंगे। दुर्भाग्य से हमारे पास संचार तकनीक नहीं है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम रिपोर्ट करने के लिए चू फैंग का सिर वापस ले जाते हैं तब तक यह एक बहुत बड़ा योगदान होगा। चू फैंग ने विक्षिप्त यिन शेंग को देखा और मुस्कुराया। क्या तुम मुझे इतनी बुरी तरह मारना चाहते हो? मैंने पहले ही कई बार समझाया है कि तुम्हारा बेटा मुझे मारने से पहले मुझे शिकार करने आया था। ये बात मैं सिर्फ अपना बचाव कर रहा था। यिन शेंग गुस्से से दहाड़ा, मुझे परवाह नहीं। मेरे बेटे को मारने की नफरत असहनीय है। अब समझाने से क्या फायदा? मैं समझ गया। क्या अब तुम डर गए हो? मास्टर मोकान के रहते हुए तुम आज बच नहीं पाओगे। हा हा हा। यिन शेन की नजरों में चू फैंग एक मृत व्यक्ति की तरह था और वह बेतहाशा हंस रहा था। जाहिर है चू फैंग के प्रति उसका जुनून इतना गहरा था कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। चू फैंग केवल असहायता से अपना सिर हिला सकता था। तुम कभी सुनते क्यों नहीं? ऐसी स्थिति में मैं आपको नीचे भेज सकता हूं और आपको आपके बेटे से फिर से मिलवा सकता हूं। बोलते समय चू फैंग ने हल्के से अपना हाथ हिलाया। आसपास के क्षेत्र में अनगिनत प्रचंड हवाएं चल रही थी जो अनगिनत तीक्ष्ण तलवारों के बीच फंसी हुई थी। कृपान दिव्य डोमेन ने तुरंत आकार ले लिया। एक पिंजरे की तरह इसने यिन शेंग को घेर लिया। चू फैंग की वर्तमान ताकत के साथ उसे एक साधारण महान देवता से निपटने के लिए दानव संहारक का उपयोग करने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। कृपान दिव्य क्षेत्र को संघनित करना ही आसानी से उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त था। ये कैसे हो गया? मास्टर मोकान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यिन शेंग, जो कृपान दिव्य क्षेत्र से घिरा हुआ था, को अचानक एहसास हुआ कि आकाश अंधकार में हो गया है। खामोश तलवार की किरणों ने उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। चू फैंग इतना शक्तिशाली कब हो गया? कुछ ही दूरी पर काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी भी गुस्से में था। अपने साथियों को अपने सामने मारना निस्संदेह उसके चेहरे पर तमाचा था। 7 सितारा कंपास अचानक चमक उठा। वो जोर से हंस पड़ा। तोड़ना। चू फैंग के अचानक हमले से यिन शेंग स्तब्ध रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ। चू फैंग ने खुद भी कोई कदम नहीं उठाया। उसने केवल एक क्षेत्र को संकुचित कर दिया और उसके लिए बच निकलना असंभव बना दिया। उन दोनों के बीच ताकत का अंतर इतना बड़ा कब हो गया? यिन शेंग को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। वो जल्दी से जल्दी मास्टर मोकांग से मदद मांग सकता था। यदि वो कुछ देर से आता तो उसे कृपान की किरण से 2 टुकड़ों में काट दिया जाता। छोटे शेंग, रुको। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति मास्टर मोकान तुरंत गुर्राए। हालांकि वो यिन शेंग को नीची नजर से देखता था, लेकिन वह आदमी इतने लंबे समय से उसके साथ था, वो उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। आखिरकार एस्ट्रल स्पिरिट की शिकायत इकट्ठा करना एक गंदा और थका देने वाला काम था। वो संभवतः ये काम करने वाला नहीं हो सकता, है ना? इसलिए काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति मास्टर मोकांग ने एक चाल चली। 7 सितारा कंपास अचानक एक चमकदार रोशनी के साथ फट गया। तोड़ना।
चमकदार तारों की रोशनी ने तुरंत ही पूरे स्थान को भर दिया। ऐसा लग रहा था मानो किसी अज्ञात शक्ति ने तुरंत ही चू फैंग के कृपाण दिव्य क्षेत्र को सहारा दे दिया हो। इसने यिन शेन को बचा लिया। चू फैंग ने भौं उठाए। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। उसके मुंह के कोने सिकुड़ गए। ये तरीका दिलचस्प है। ये स्पष्ट रूप से केवल कुछ तारों की रोशनी थी, लेकिन यह वास्तव में वास्तविकता में हस्तक्षेप कर सकती थी। स्पष्ट रूप से इस काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति का क्षेत्र भी बहुत ऊंचा था। वो संभवतः उससे थोड़ा ही कमतर था। एक वास्तविक पुराने शिखर विशेषज्ञ को कम करके नहीं आंका जा सकता। बेशक यह इसलिए था क्योंकि चू फैंग ने अभी वास्तव में हमला नहीं किया था कि काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कृपाण दिव्य क्षेत्र को तोड़ने के लिए दिव्य हथियार का इस्तेमाल किया था। आखिरकार चू फैंग के लिए यिन शेन उल्लेख के लायक नहीं था। स्वाभाविक रूप से काले वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना सबसे अच्छा था। यदि वो काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को मार सकता है तो यिन शेन को कभी भी मारना आसान होगा। हालांकि अगर वो काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के साथ कुछ नहीं कर सकता था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यिन शेन मरा है या नहीं। चू फैंग ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा, इसलिए वो जल्दी में नहीं था। वो अपने पैरों के नीचे काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को देखकर केवल मंद मंद मुस्कुराया। तुम्हारा राज्य बुरा नहीं है और तुम्हारा दिव्य हथियार भी बुरा नहीं है, हालांकि बाद में यह मेरा होगा। मास्टर मोकांग ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। अज्ञानी बच्चे, बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं मानता हूं कि आपका क्षेत्र आश्चर्यजनक है, लेकिन योद्धाओं के बीच लड़ाई में क्षेत्र उनमें से केवल एक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने आध्यात्मिक निवास भी स्थापित नहीं किया है ना? लेकिन आपके पास पहले से ही साधारण महान देवताओं को तुरंत मारने की ताकत है। मो तियानकियोंग के बाद दूसरे नंबर के एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति से जैसी उम्मीद थी। चू फैंग हल्के से मुस्कुराया, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मास्टर मोकांग ने नाक भान सिकोड़ी। दुर्भाग्य से, चाहे आप कितने भी राक्षसी क्यों न हो, अगर आपकी नींव अपर्याप्त है तो ये बेकार है। मेरे लिए यह उल्लेख करने लायक नहीं है। चू फैंग ने अपनी भौहें उठाईं, जैसे कि उसे अभी कुछ याद आया हो। वो मुस्कुराया। ओह, मुझे सच में बहुत खेद है। मैं वास्तव में इसके बारे में भूल गया था। मुझे वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे ही उसने ये कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का एक दिव्य शरीर धीरे धीरे चू फैंग के दाहिने हाथ में प्रकट हुआ। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा लिया। यह अंत नहीं था। अगले ही पल उसके बाएं हाथ पर एक हरे रंग का दिव्य शरीर प्रकट हुआ। यह विशाल स्वर्ग हरा बिजली का शरीर था। चू फैंग की आंखों में बेबसी की झलक दिखाई दी। इस चीज के साथ जुड़ने का दर्द अभी भी उसके दिमाग में ताजा था, लेकिन अब उसका प्रतिद्वंद्वी एक महान देवता था। उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसने अपने दांत पीस लिए और बलपूर्वक उनसे चिपक गया। धमाका! ऐसा लग रहा था मानो साफ आसमान में बिजली गिर गई हो। चू फैंग की आभा अचानक बढ़ने लगी। सभी दिशाओं में प्रचंड वायु तरंगें उठी तथा अपने साथ तेज हवा के झोंके भी लाए। शक्तिशाली दबाव के कारण यिन शेन को बार बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उसका चेहरा अविश्वास और भय से भरा हुआ था। कैसे? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जब 3 दिव्य शरीरों की नीलामी की गई तो वह भी वहां मौजूद थे। तार्किक रूप से कहें तो यह चीज ज्यादा से ज्यादा कुछ सामान्य महान देवताओं की ताकत बढ़ा सकती थी। ये शीर्षस्थ महान देवताओं पर भी ज्यादा प्रभावी नहीं थी। लेकिन जब बात चू फैंग की आए तो इसका प्रभाव इतना असामान्य क्यों था? ये कैसे हो सकता है? यिन शेंग हैरान था। इस समय मास्टर मोकान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, क्योंकि शुरू से ही उसका शारीरिक आधार बहुत कमजोर था। सामान्य महान देवताओं के लिए वे ऐसे दिव्य शरीर में निहित स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को अधिक अवशोषित करते हैं, लेकिन चू फैंग के लिए जो चीज उसके लिए सबसे अधिक सहायक है वो स्वयं दिव्य शरीर है। एक विराम के बाद इस अत्यंत अभिमानी मास्टर मोकांग ने अचानक अपनी आवाज कम कर दी। ये लड़ाई कठिन होगी। भले ही चू फैंग की नींव संभवतः कुछ शीर्ष मध्यवर्ती देवताओं के बराबर थी, मोकांग ने पहले ही चू फैंग के भयानक क्षेत्र का अनुभव कर लिया था। उस अजेय क्षेत्र के अंतर्गत एक साधारण मध्यवर्ती देवता को भी कम नहीं आंका जा सकता। इसके अलावा चू फैंग निश्चित रूप से एक साधारण मध्यवर्ती देवता नहीं था। खनक, जैसा कि मास्टर मोकांग सोच रहे थे, उन्होंने देखा कि चू फैंग ने धीरे धीरे अपनी पीठ पर काली कृपाण निकाली थी। भयावह ठंडी रोशनी ने आसपास के तापमान को भी कुछ डिग्री तक कम कर दिया। ये कृपाण निश्चित रूप से असाधारण है। मास्टर मोकांग का दिल और भी अधिक डूब गया।
लेकिन यह अंत नहीं था। उसकी दृष्टि में खून की एक धार धीरे धीरे चूफैंग की पीठ पर पवित्र पंखों में बह रही थी। यद्यपि वो समझ नहीं पाया कि यह क्या था, मोकांग महसूस कर सकता था कि पवित्र पंख जो रक्त के रंग के तरल से दागदार हो गए थे, अचानक उदात्त हो गए थे। एक और शीर्ष श्रेणी का खजाना, गल्प, उसने धीरे से निगल लिया। मास्टर मोकान को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने अभी अभी अपने सामने खड़े इस युवक को कम आंका था। उसने अपनी लापरवाही पूरी तरह से वापस ले ली। मास्टर मोकांग ने चू फैंग को और समय देने की हिम्मत भी नहीं की। उसे डर था कि यह युवक बाद में और भी भयानक तुरुप के पत्ते खोल देगा। इससे निस्संदेह वह और भी निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए उसे पहले हमला करना पड़ा। तुरंत ही मास्टर मोकोम की आकृति वहां से गायब हो गई। उसके साथ साथ चमकते सितारे और कंपास भी थे। चू फैंग को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वो हल्के से मुस्कुराया। आओ, मैं देखूं कि तथाकथित सर्वोच्च महान ईश्वर कितना शक्तिशाली है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक क्षण में एक विशाल उल्का पहाड़ की तरह चू फैंग पर गिर पड़ा। इससे पहले कि चू फैंग कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, अगले ही पल चारों दिशाओं से सितारों की बौछार होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सातों तारों ने हवा में एक अत्यंत रहस्यमयी संरचना बना ली हो, जिसने चू फैंग को कसकर फंसा लिया हो। यदि वे कोई साधारण महान ईश्वर होते, या यहां तक कि कोई शीर्षस्थ महान ईश्वर भी होते, तो वे संभवतः केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे होते। हालांकि चू फैंग के लिए उसकी पीठ पर पवित्र पंख धीरे से फड़फड़ाए। एक क्षण में 3 बूंद रक्त पीकर आकाश के धधकते पंख अपूर्व भयानक गति से फूट पड़े। चू फैंग का शरीर मानो एक मूर्ति में बदल गया था। वो वास्तव में 7 तारों के बीच से अविश्वसनीय कोण और पथ पर निकल आया। इस भयावह दृश्य को देखकर काले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति तुरंत स्तब्ध रह गया। उसने गहरी सांस ली, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। अभी अभी कितनी भयानक गति है। ये सिर्फ गति नहीं थी, एक पल में दिशा बदलने की क्षमता और भयानक विस्फोटक शक्ति। उन्होंने काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को गहराई से झकझोर दिया। क्या यह सचमुच ऐसा काम था जो एक युवा व्यक्ति कर सकता था? काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी अपने दिल में सदमे को छिपा नहीं सका। हालांकि चू फैंग उसके साथ विलाप नहीं करेगा। काली तलवार एक काले अजगर की तरह थी जो रात में अचानक निकल कर आई थी। एक भयानक अजगर की तरह दहाड़ते हुए उसने अचानक काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। नेमलेस में सम्राट स्तर के कृपाण इरादे के साथ विलय के बाद दानव कातिल पूरी तरह से बदल गया था। ओल्ड मो के अनुसार भले ही डेमन स्लेयर अभी भी एक ब्लेड प्रोटोटाइप था, ये पहले से ही कुछ मास्टर भगवान कलाकृतियों से कमतर नहीं था। धमाका, जैसे माउंट ताई नीचे दबा रहा हो, दानव संहारक काले वस्त्रधारी बूढ़े आदमी की ओर टूट पड़ा। अच्छा नहीं है। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखों में भय की झलक दिखाई दी। जल्दी जल्दी में उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर आकाश के 7 बड़े तारों को सक्रिय कर दिया। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के सामने एक चमकदार सुनहरा सितारा भी खड़ा था। ये हवा के विपरीत दिशा में फैल गया। ये बड़ा और बड़ा होता गया। जल्द ही इसकी ऊंचाई हजारों मीटर तक हो गई। ऐसा लग रहा था मानो सचमुच कोई सितारा उतर आया हो। इस पल धमाका, दानव कातिल बिना किसी विशेष चाल के स्वर्ण तारे से टकरा गया। बूम बूम बूम, इस समय अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांप उठा। इस जोरदार दहाड़ ने यिन शेंग को तुरंत अपनी 6 इंद्रियों को बंद करने पर मजबूर कर दिया। यदि वो एक कदम भी धीरे चलता तो शायद बहरा हो जाता। उसकी आंखों में अवर्णनीय भय था। क्या यही है शीर्ष विशेषज्ञों की शक्ति? यिन शेंग के लिए, हालांकि वो अच्छी तरह से जानता था कि वो निश्चित रूप से शीर्ष स्तर के महान देवता के बराबर नहीं था, इस क्षण तक यिन शेंग को लगा कि वो संघर्ष करने में सक्षम हो सकता है। आखिरकार सभी ने 4 दुनियाएं स्थापित की थी। संक्षेप में वे अभी भी एक ही स्तर पर थे। लेकिन इस समय शीर्ष विशेषज्ञों की असली लड़ाई देखने के बाद यिन शेंग के दिल में जो कुछ बचा था वह डर था। ये पता चला कि एक शिखर महान ईश्वर और एक साधारण महान ईश्वर के बीच का अंतर वास्तव में इतना बड़ा था। यिन शेंग ने इसे गहराई से महसूस किया। यदि वर्तमान चू फैंग उसे मारना चाहता तो वह निश्चित रूप से बच नहीं पाता। मास्टर मोकान, आपको चू फैंग को मारना होगा। वर्तमान यिन शेंग ने बदला लेने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी थी और अपनी सारी उम्मीदें मास्टर मोकान पर लगा दी थी। अन्यथा संभवतः उसे जीवन में कभी मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही यिन शेंग सोच रहा था, आकाश में दानव कातिलों को पकड़े हुए चू फैंग सुनहरे तारे से टकरा गया और उसके साथ कुश्ती लड़ी। एक तरफ एक तारे का लगभग छोटा संस्करण था। चाहे उसका वजन हो या घनत्व, वो चौंका देने वाला बड़ा था।
इससे काले वस्त्रधारी बूढ़े की ताकत 10% से भी अधिक बढ़ गई थी। हर लड़ाई में जब तक वो सितारा निकाल लेता, उसका भयानक वजन उसके सभी विरोधियों को कुचलने के लिए पर्याप्त होता था। दुर्भाग्य से काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी केवल इसे पूरी तरह से सक्रिय कर सकता था, अन्यथा चू फैंग के लिए उसका मुकाबला करना पूरी तरह से असंभव था। दूसरी ओर चू फैंग के हाथ में दानव कातिल भी एक दिव्य हथियार था जो मास्टर भगवान के हथियार के बराबर था। प्रत्येक मास्टर गॉड हथियार एक अत्यंत विशेष अस्तित्व था। हालांकि चू फैंग के दानव कातिलों में कोई अन्य विशेषता नहीं थी, एकमात्र विशेषता उसका वजन था। अत्यधिक वजन, यह इतना वजन था कि ग्रैंडमास्टर लोहार ओल्ड मो भी हैरान रह गए। इसलिए इस क्षण ऐसा लगा जैसे मंगल ग्रह पृथ्वी से टकरा गया हो। बूम बूम बूम, टक्कर में असंख्य तारों के टुकड़े बिखर गए। बेशक सुनहरे तारे के विशाल शरीर की तुलना में गिरते हुए टुकड़े कुछ भी नहीं थे। हा हा हा, चू फैंग, ऐसा लगता है कि तुम्हारी कृपाण मेरे सुनहरे सितारे को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए मजाक किया, लेकिन हकीकत में इस चौंकाने वाली टक्कर के बाद उसका पूरा शरीर कांपने लगा। दूसरे पक्ष का दबाव बहुत अधिक था। काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी को समझ में नहीं आया। वो स्पष्ट रूप से एक मानव योद्धा था और उसके पास एक काली कृपाण थी। वो इतनी बड़ी ताकत कैसे दिखा सकता था? यहां तक कि उसका अजेय सितारा भी दूसरे पक्ष को दबा नहीं सका। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी की आवाज सुनकर चू फैंग ने सिर्फ उपहास किया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। क्या ऐसा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़ा जल्दी ही जश्न मना रहे हैं? इसके साथ ही चू फैंग के पीछे आकाश के धधकते पंख धीरे से फड़फड़ाए और वो तुरंत पीछे हट गया। अगले ही क्षण आकाश के धधकते पंख तुरंत अत्यधिक गति से फूट पड़े। वो तेज गति से आगे बढ़ा। यदि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं होती तो वो उसकी पूर्ति गति से कर लेता। चू फैंग की आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। वह आकाश को चीरता हुआ उल्कापिंड जैसा था। उसके पीछे ध्वनि का विस्फोट अद्भुत था। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। उच्च गति की वृद्धि के साथ चू फैंग जो प्रभाव ला सकता था वो निश्चित रूप से पहले की तुलना में कहीं अधिक था। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, चू फैंग का दानव वधकर्ता फिर से सुनहरे तारे से टकरा चुका था। यह इतनी तेजी से हुआ कि काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को तैयार होने का भी समय नहीं मिला। बूम बूम बूम, तुरंत ही पूरे विश्व में अनगिनत विस्फोट गूंज उठे। आकाश तारों के टुकड़ों से भर गया था। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। चू फैंग दहाड़ा। एक सुपर इलेक्ट्रिक ड्रिल की तरह उन्होंने डेमन स्लेयर को एक ड्रिल के रूप में इस्तेमाल किया और वास्तव में तारे में ड्रिल कर दिया। उफ, मानो उसका हृदय खाली हो गया हो। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने मुंह में खून थूक दिया। धत तेरी की, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने पहले ही इस सुनहरे सितारे को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था और बहुत पहले ही इसे अपने आंतरिक सितारे में बदल लिया था। इस समय चू फैंग, जो तारे के अंदरूनी हिस्से से होकर आगे बढ़ रहा था, एक कील की तरह था जो सीधे काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के दिल में चुभ गया। उसकी हड्डियों में कीड़ा लग गया था, वो उसे निकाल नहीं पा रहा था। लानत है, अगर अज्ञात जहर ने मेरी ताकत कमजोर न कर दी होती तो मैं एक जवान आदमी से निपटने में भी सक्षम कैसे नहीं होती। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। कितने समय से वह ऐसी दयनीय स्थिति में था। डेमोंडॉन महल में भी एक शीर्षस्थ महान देवता का दर्जा अत्यंत ऊंचा था, जो महल के स्वामी के बाद दूसरे स्थान पर था। बहुत समय हो गया था जब उसे जीवन मरण का संकट महसूस हुआ था। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को यह अच्छी तरह से पता था कि एक बार जब यह तारा चू फैंग द्वारा पूरी तरह से खाली कर दिया गया और उसे वह मूल आत्मा सील मिल गई जिसे उसने अंदर ब्रांड किया था, तो भारी प्रतिक्रिया आसानी से उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त होगी। इसलिए अब एकमात्र रास्ता अपने नुकसान को कम करना था। इस सुनहरे सितारे को त्याग दो। हालांकि वह भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, लेकिन उसकी जान नहीं जाएगी। अभी भी 6 बड़े तारे बचे थे। जब तक उसे समय दिया जाता, वो उन्हें फिर से परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इस दुर्लभ 7 सितारा कंपास की ऊपरी सीमा शायद बहुत कम हो जाएगी। हालांकि इस समय काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को इससे कोई परवाह नहीं थी। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत निर्दयी थी जब वो गुर्राया, चू फैंग, चूंकि तुम्हें ड्रिल करना इतना पसंद है, तो विस्फोट में तुम और मेरा सितारा नष्ट हो जाए। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत निर्णय लिया। वो इस अंतर्निहित तारे को सीधे विस्फोटित करना चाहता था।
भले ही वो गंभीर रूप से घायल हो जाए, वो चू फैंग को अंदर ही दफनाना चाहता था। आंतरिक तारा विस्फोट। उस पल में चू फैंग सुनहरे सितारे के भीतर बेतहाशा उत्पात मचा रहा था। वो पहले ही इस तारे और काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के बीच विशेष संबंध को महसूस कर चुका था। ये था आत्मा की उत्पत्ति का संबंध। जब तक वो इस मूल को नष्ट करता रहेगा, काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा या मर भी जाएगा। चाहे कुछ भी हो, अंतिम विजय उसी की होगी। हालांकि जैसे ही चू फैंग खोज कर रहा था, अचानक उसे कुछ गड़बड़ का आभास हुआ। इस तारे की आध्यात्मिकता अचानक गायब हो गई लगती है। चू फैंग ने खुद से कहा, सामान्यतः कहा जाए तो ऐसा होने की केवल एक ही संभावना थी। उस आत्मा का उद्गम तारे के मालिक द्वारा निकाला गया था। इसका मतलब यह था कि तारे के स्वामी ने इस पर पूरी तरह से भरोसा छोड़ दिया था। ये सोचते हुए चू फैंग ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अच्छा नहीं है। एक पल में चू फैंग की पीठ पर आकाश के धधकते पंख अचानक चरम पर सक्रिय हो गए। वो पागलों की तरह तेजी से तारे से बाहर निकल गया। चू फैंग ने पहले ही काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की योजना का अनुमान लगा लिया था। वो वास्तव में अपने जीवन सितारे का उपयोग अपने दुश्मन को हमेशा के लिए यही दफनाने की कीमत के रूप में करना चाहता था। अभी अभी चू फैंग को इस तारे की शक्ति का एहसास हुआ था। अगर वो विस्फोट के समय भी इसके शरीर में होता, तो निस्संदेह उसे सबसे भयानक प्रभाव का सामना करना पड़ता। भले ही वो मर न जाए, पर वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। कितना बुरा विचार है, कितना सीधा निर्णय है। चू फैंग ने भावुक होकर आह भरी। जैसी कि उम्मीद थी, इनमें से किसी भी शीर्ष विशेषज्ञ से निपटना आसान नहीं था। अपने आसपास अचानक बढ़ते तापमान को महसूस करते हुए ये स्पष्ट था कि काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आत्मा के उद्गम को वापस लेने से पहले पूरे तारे को प्रज्वलित कर दिया था। ये तारा, जिसे दिव्य हथियार के रूप में परिष्कृत किया गया था, फटने वाला था। शेष समय चू फैंग के लिए स्टार कोर से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त नहीं था। क्या करें? चू फैंग का दिमाग दौड़ गया। साथ ही बाहरी दुनिया में भी। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति का चेहरा बहुत पीला था, लेकिन उसकी भौहों के बीच खुशी की झलक थी। चू फैंग, तुमने यही मांगा था, मर जाओ। इसके ठीक बाद पूरा सुनहरा तारा एक विशाल आग के गोले की तरह जलने लगा। तुरंत ही एक विनाशकारी ऊर्जा उतार चढ़ाव शुरू हो गया। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और तुरंत पीछे हट गया। साथ ही वो यिन शेन को पुकारना नहीं भूला, जल्दी से और दूर चले जाओ। विस्फोट के झटके से प्रभावित मत हो। अब से चू फैंग जैसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं होगा। हाँ हाँ। काले वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति को इस बात पर बहुत गर्व था कि वो एक उच्च कोटि के प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार सका। यिन शेन बहुत खुश हुआ। अंततः उसने अपना बदला ले लिया। वो तेजी से काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी के पीछे गया और पागलों की तरह पीछे हट गया। धमाका। अगले ही क्षण विस्फोट हुआ। सूरज की तरह इसने पूरे स्टार्टिंग ग्राउंड को रोशन कर दिया। जोरदार विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई, यहां तक कि वे दोनों भी, जो 100 मील दूर चले गए थे, भयानक गर्मी महसूस कर रहे थे। कोई कल्पना कर सकता है कि विस्फोट का केंद्र कितना भयानक रहा होगा। ये देखकर यिन शेन को और भी यकीन हो गया कि चू फैंग निश्चित रूप से मर गया है। वो बहुत खुश हुआ और काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को प्रणाम किया। यिन शेन मेरे बेटे का बदला लेने के लिए मास्टर मो कान का शुक्रिया अदा करता है। मैं अपने जीवन में इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। भविष्य में मैं आपकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए निश्चित रूप से आपका अनुसरण करूंगा। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी मंद मंद मुस्कुराया। चू फैंग को मारना, दानव सोन एयर क्यू के खतरे को हल करना और उस आदमी का उपकार करना, ये सौदा वास्तव में इसके लायक था। लेकिन जैसे ही काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी यिन शेन को सांत्वना देने और कुछ पाखंडी शब्द कहने वाला था, अचानक उफ, बिना किसी चेतावनी के काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी का दिल अचानक एक काली कृपाण की किरण से छेदा गया। तेज धार वाला ब्लेड उसके शरीर में घुस गया। ब्लेड पर दुष्ट विष धीरे धीरे बह रहा था। तभी उनके कानों में हल्की सी हंसी गूंजी। बूढ़े आदमी, वे तारे बाद में मेरे खजाने होंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को नष्ट करने की? तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। ऐसा कहते हुए उसने यिन शेन की ओर देखा, जो अभी भी झुक रहा था, और मुस्कुराया। महान संरक्षक यिन शेन, ऐसा लगता है कि आपने अपना सम्मान पहले ही दे दिया है। ये दृश्य देखकर वे दोनों इतने हैरान हो गए कि वे अवाक रह गए। उनकी निगाहें चू फैंग को देखते हुए सुस्त हो गईं। वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। कैसे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? काफी देर के बाद काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने कुछ शब्द बोले।
लेकिन ये साधारण वाक्य ही उसके मुंह के कोने से काला खून बहने के लिए पर्याप्त था। यह इस बात का संकेत था कि विष उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। स्पष्टतः काले वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति का जीवन अधिक समय तक नहीं बचा था। ये देखकर चू फैंग केवल हल्के से मुस्कुराया, कुछ भी असंभव नहीं है। भूल जाओ, मैं तुम्हें समझा दूंगा। इसके ठीक बाद अचानक उन दोनों को अपने सिर के ऊपर एक विशाल प्राचीन आभा का एहसास हुआ। इस समय असंख्य तलवारें आज्ञाकारी बच्चों की तरह दंडवत हो गईं। यह विशाल और प्राचीन आभा वास्तव में चू फैंग की ओर बढ़ी। एक अविनाशी ढाल की तरह इसने चू फैंग की रक्षा की। सम्राट स्तर का कृपाण इरादा, और यह पहले ही साकार हो चुका था। यही कारण था कि चू फैंग विस्फोट के केंद्र से बिना किसी चोट के बच निकलने में सफल रहा। यहां तक कि खुद चू फैंग ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। पहली बार जब उसने सम्राट स्तर की कृपाण का इस्तेमाल किया, तो वह वास्तव में आक्रमण के लिए नहीं, बल्कि बचाव के लिए इस्तेमाल किया गया था। यहां तक कि चू फैंग भी असहाय महसूस कर रहा था। चू फैंग ने पाया कि यह सम्राट ग्रेट कृपाण इरादा एक विशेष ऊर्जा की तरह था। ये खुद को दानव कातिलों से जोड़ सकता था और बिना किसी निशान के लोगों को मार सकता था। यह उसकी रक्षा के लिए एक ऊर्जा अवरोध में भी बदल सकता था। यह अविनाशी था। यह आक्रमण भी कर सकता है और बचाव भी। चू फैंग को अचानक समझ आ गया। ये दानव वध करने वाले को मास्टर गॉड हथियार के बराबर बनाने की कुंजी हो सकती है। आखिरकार केवल वजन ही एक साधारण दानव संहारक को मास्टर देव कलाकृति के पद पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। स्पष्टतः उस समय ओल्ड मो की अर्थपूर्ण मुस्कान के नीचे एक अद्वितीय कृपाण का जन्म हुआ था। ये सम्राट स्तरीय कृपाण इरादा दानव कातिलों की शक्ति की असली कुंजी थी। इससे पहले चू फैंग के सभी विरोधी बहुत साधारण थे और उसे सम्राट स्तर की कृपाण की मंशा का उपयोग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। यही कारण था कि चू फैंग को कभी एहसास नहीं हुआ कि यह सम्राट स्तर की कृपाण की मंशा कितनी भयानक थी। और यही इस युद्ध के परिणाम की कुंजी बन गई। मास्टर मो कांग, जिनके पूरे शरीर पर राक्षसी स्पर्श विष ने आक्रमण कर दिया था, अब स्पष्ट रूप से लड़ने में सक्षम नहीं थे। चू फैंग ने शांतिपूर्वक मास्टर मो कांग का सिर काट दिया। महान देव क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ की विदेशी भूमि में इतनी आसानी से मृत्यु हो गई, यह अफसोस की बात थी। लेकिन तुमसे किसने कहा था मुझे मारने पर जोर देने के लिए? चू फैंग ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। उसने यिन शेंग की ओर देखा, जो पहले से ही बुरी तरह डरा हुआ था, और घृणा से मुस्कुराया। महान संरक्षक यिन शेंग, मेरे और आपके यिन परिवार के बीच की दुश्मनी आज आखिरकार सुलझ सकती है। हालांकि इसका नतीजा शायद वैसा न हो जैसा आप चाहते हैं। चू फैंग, इस बार यह मैं हूं, यिन शेंग। यिन शेंग की आंखें एकाकी थीं, मानो वो कुछ और कहना चाहता हो। चू फैंग ने अपना हाथ उठाया और नीचे वार किया। उफ! एक सिर जमीन पर लुढ़क गया। आखिरी बात जो मैंने तुमसे कही थी, वो मेरी खोई हुई जवानी की याद में कही थी। तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें अलविदा कह रहा हूं, शोर मचाते हुए? चू फैंग ने अपने होंठ मोड़े। इस आदमी को यह नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा था। अंततः उसने उन दो लोगों को मार डाला जो गलती से उसके गुप्त अड्डे में घुस आए थे। चू फैंग ने भावुक होकर आह भरी। यह आसान नहीं है। इस बार उसने एक महान ईश्वर की शक्ति देखी थी। यदि यह तथ्य न होता कि उसने काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के दिमाग पर शुरू में ही काबू पाने के लिए राक्षसी स्पर्श विष का प्रयोग न किया होता, तो ये कहना सचमुच कठिन था कि अंत में कौन जीतेगा। उसने राहत की सांस ली। चू फैंग ने चारों ओर देखा। 7 सितारा कंपास जो एक तरफ गिर गया था, उसने तुरंत चू फैंग का ध्यान आकर्षित किया। काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी ताकत के मामले में अपने दानव कातिलों से टकराने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा उसने केवल बड़े सितारों में से एक को परिष्कृत किया था। कोई कल्पना कर सकता है कि यह 7 सितारा कंपास कितना कीमती था। बेशक डेमन स्लेयर की असली ताकत सम्राट स्तर की कृपाण की मंशा में निहित थी। इसका वजन तो बस एक सहायक वस्तु थी। लेकिन फिर भी ये देखने के लिए पर्याप्त था कि यह 7 सितारा कंपास कितना असाधारण था। शायद अब इसे 6 सितारा कंपास कहना होगा। चू फैंग ने अपने होंठ भींच लिए। अचानक वो बेहद क्रोधित हो गया। उस बूढ़े आदमी, तुमने मेरे सितारे को खुद ही नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम नहीं मरोगे तो कौन मरेगा? उसने जमीन पर पड़ी काली पोशाक पहने बूढ़े आदमी की लाश पर हल्के से थूका। चू फैंग ने अपना हाथ हिलाया और अनगिनत कृपाण किरणें चमक उठी। उन्होंने सीधे काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी और यिन शेन की लाशों को राख में बदल दिया, जिससे आसमान भर गया।
इसी समय अचानक उसके कानों में एक सूचना पड़ी। शीर्ष स्तर के जनरल स्तर के उम्मीदवार एक को मार दिया। 7 स्टार कंपास 1 टूटा हुआ। एस्ट्रल बीस्ट सोल 123,000 प्राप्त किया। एक साधारण जनरल स्तर के उम्मीदवार को मार डाला। एक एस्ट्रल बीस्ट सोल 36,000 प्राप्त किया। प्रारंभिक भूमि के नियमों के अनुसार अन्य उम्मीदवारों को मारने पर वे प्रारंभिक भूमि से प्राप्त सभी खजानों पर अपना दावा कर सकते थे। जाहिर है, इस समय के दौरान काले वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति और येन शेन की सारी उपलब्धियां चू फैंग की थीं। चू फैंग को ये बात पहले से ही पता थी, उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय वो येन शेन से ली गई जेड बोतल से खेलता रहा। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि येन शेन इस चीज का उपयोग तथाकथित सूक्ष्म आत्मा की शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए कर रहा था। हालांकि नियमों की अधिसूचना में इस मद का उल्लेख नहीं किया गया। चू फैंग ने अपनी भौहें उठाईं और ध्यान से अपने हाथ में जेड की बोतल का नाप लिया। क्या यह कुछ ऐसा हो सकता है जो दानवपुत्र एरक्यू तीसरी दुनिया से लाया हो? ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति के पास शायद पहले से ही कोई योजना होगी। इस सूक्ष्म आत्मा की शिकायत का उपयोग किस लिए किया जाता है? चू फैंग ने भौहें सिकोड़ी। जेड बोतल पर नजर रखने के बाद उसने पाया कि अंदर वास्तव में स्टार स्पिरिट की नाराजगी थी। ये संभवतः येन शेंग और दूसरे आदमी की इतने लंबे समय के बाद की फसल थी। इससे पहले कि वे इसे दानवपुत्र एरक्यू को सौंप पाते, उसने इसे रोक लिया। दुर्भाग्य से चू फैंग को पता नहीं था कि इस चीज का क्या उपयोग है। वो इसे अभी के लिए ही रख सकता था। हो सकता है कि भविष्य में जब वह दानवपुत्र एरक्यू को देखे तो ये काम आ जाए। उसने युद्धक्षेत्र को साफ कर दिया। समय की गणना करने पर पता चला कि 3 आंखों वाला जंगली शेर अभी तक अंडे नहीं दे पाया था। चू फैंग वापस जाकर बोरियत में नहीं रहना चाहता था। उसने इधर उधर घूमने का फैसला किया और देखा कि क्या उसे कोई और खजाना मिल सकता है। चू फैंग ने छोटे अल्फ से सुना था कि मुख्य क्षेत्र में खजाने की दुकानें परिधि की तुलना में बहुत बेहतर थीं। चाहे वो पैदा किए गए खजानों की संख्या हो या गुणवत्ता, वे स्पष्ट रूप से एक ग्रेड से अधिक ऊंचे थे। चू फैंग उत्सुकता से भर गया। चल दर, ये कहते हुए वो उड़ गया। अचानक चू फैंग का शरीर फिर से जम गया। वो लौटे। उसकी आभा बढ़ गई। फिर उसने चट्टान के ऊपर शून्य पर एक मुक्का मारा। शक्तिशाली मुट्ठी हवा ने एक बवंडर का रूप ले लिया जिसने आसपास के शून्य को उलट पुलट कर दिया। ये सब करने के बाद चू फैंग ने संतुष्टि में ताली बजाई। मैं शून्य में विलीन हो चुकी सभी सूक्ष्म आत्माओं की शिकायतों को दूर कर दूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि कोई भी इस जगह की खोज कर पाएगा। यद्यपि छोटे अल्फ के अनुसार सूक्ष्म आत्मा की शिकायत थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगी। चू फैंग को चिंता थी कि जब वह दूर होगा तो कोई उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। पछताने से अच्छा है कि सुरक्षित रहें। जब वह बाहर हो तो अधिक सावधान रहने में कोई हानि नहीं थी। उसने छोड़ दिया। चू फैंग ने अपनी सारी चिंताएं दूर कर ली, जिसके बाद वो काफी आराम महसूस करने लगा। फिलहाल वो बस इधर उधर टहलता रहेगा। अगर कुछ भी हुआ तो वह समय में पीछे जा सकेगा। वो टहलता रहा और कुछ अज्ञानी सूक्ष्म जानवरों का शिकार करता रहा। अन्य लोग स्टार्टिंग ग्राउंड में बहुत सावधान रहते थे। उन्हें डर था कि वे एस्ट्रल बीस्ट्स का ध्यान आकर्षित करेंगे। हालांकि चू फैंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह टहलने जा रहा हो। वो बेहद सहज था। उसने अपने हाथों एक मध्यम श्रेणी के पशु जनरल को मार डाला। कुछ ही दूरी पर जंगल में हो रही सरसराहट ने चू फैंग का ध्यान आकर्षित किया। उसे जंगल में अस्पष्ट रूप से 2 सीन दिखाई दिए। वह क्या है? चू फैंग ने बुदबुदाया। छोटे से योगिनी ने अपने पंख फड़फड़ाए और तुरंत घास में जा घुसा। दृश्य साझाकरण सक्रिय किया गया। गुरुजी, ये पवन आत्मा हिरण है। अभी चू फैंग और छोटे अल्फ के बीच मौन समझ पहले से ही बहुत गहरी थी। ये छोटा सा साथी अब पूरी तरह से जासूस का कर्तव्य निभा सकता था। जब कोई सूक्ष्म जानवर दिखाई देता तो छोटा योगिनी सबसे पहले उसकी जांच करता, फिर चू फैंग तय करता कि हमला करना है या नहीं। इस बार कोई अपवाद नहीं था। अल्फ की आवाज में उत्साह का भाव था। मास्टर, इस पवन आत्मा हिरण को कम मत समझो। हालांकि यह केवल एक उच्च स्तरीय जानवर जनरल है, लेकिन इसका मूल्य कुछ शीर्ष स्तरीय जानवर जनरलों के बराबर है। चू फैंग ने भौं उठाए। वो थोड़ा सा इच्छुक था। दूसरे शब्दों में, ये हानिरहित दिखने वाला व्यक्ति कम से कम 10,000 एस्ट्रल बीस्ट आत्माओं के बराबर था। हालांकि चू फैंग अब अमीर और शक्तिशाली था, फिर भी वो उन सूक्ष्म पशु आत्माओं को कैसे स्वीकार नहीं कर सकता था जो स्पष्ट रूप से उसके दरवाजे पर आ पहुंची थी। छोटे दोस्त, देखते रहो, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। चू फैंग मंद मंद मुस्कुराया।
उनके अनुसार उच्च स्तरीय जानवर जनरल से निपटने में ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। आकाश के चमकते पंख धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे। चू फैंग का शरीर तुरंत ही उस स्थान से गायब हो गया। अगले ही क्षण जंगल में एक काले अजगर की तरह दानव संहारक अचानक बाहर आया और पवन आत्मा मृग के सिर पर वार कर दिया। हालांकि इस समय पवन आत्मा हिरण को खतरे का आभास हो गया था। उसका मूल रूप से सुस्त शरीर तुरंत तनावग्रस्त हो गया। उसके 4 लंबे खुर अचानक जमीन पर धंस गए। उसका पूरा शरीर हवा की तरह फड़फड़ा रहा था और वो तुरंत सैकड़ों मीटर दूर भाग गया। चू फैंग के दानव कातिलों के पास सींगों का आधा हिस्सा काटने का ही समय था। इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाते बहुत देर हो चुकी थी। अरे वाह, क्या तीव्र गति है! ये लगभग आकाश के धधकते पंखों के समान है, जिसने देवदूत रक्तसार की 3 बूंदें निगल ली। चू फैंग की चौंकने वाली आवाज सुनकर उसके बगल में बैठे छोटे अल्फ ने अजीब तरह से अपनी जीभ बाहर निकाली। मास्टर, आप बहुत जल्दी आ गए। मुझे आपको ये बताने का समय नहीं मिला कि यह पवन आत्मा हिरण सबसे फुर्तीला है। सबसे अच्छा होगा कि आप गोल्डन हंटर धनुष से छिपकर हमला करें। चू फैंग अवाक था। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं बताया? मैंने तो बस तुम्हारे मौन सहयोग के लिए तुम्हारी प्रशंसा की थी। भूल जाओ, तुम इसके लायक नहीं हो। लेकिन पलक झपकते ही उस छोटी सी परी के चेहरे पर दुखी भाव आ गया। चू फैंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। हालांकि वो कुछ और कहने की जहमत नहीं उठा सका। ये छोटा सा लड़का दिन प्रतिदिन चालाक होता जा रहा था। भूल जाओ, वह तो बस एक उच्च स्तरीय जानवर जनरल था। उसके पास इसकी कमी नहीं थी। हालांकि उसने अपने हाथ में आधे सीन पर नजर डाली और कहा, चूंकि अब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम पीछा करना जारी रखते हैं। मेरे राक्षसी स्पर्श विष से जहर खाए जाने के बाद ये ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा। पीछा करना जारी रखो।